बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद से शहर की सूरत हाल मजीद संगीन होती नजर आ रही है। कोरोना वायरस के पेश नजर रखा जाने वाला समाजी फासला बाजारों और गलियों में मुकम्मल नजरअंदाज होता नजर आ रहा है। शहरों की जो शहरी हैं उनकी गैर संजीदगी के बाइस कोरोना की वबा बढ़ने का खदशा भी बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन जमातें हुकूमत के इकदाम से मुतमईन नहीं हो रही हैं। लॉकडाउन के बावजूद मरीजों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या हुकूमती इकदाम वबा से बचाव के लिए काफी हैं? क्या शहर में जुज़वी लॉकडाउन भी खत्म हो गया है? क्या अवाम के ताउन के बगैर वायरस पर काबू पाना मुमकिन है? लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना काबू में रहेगा? शहर के मुतादिद इलाके मुकम्मल सील हैं, क्या मजीद इलाके भी सील हो सकते हैं? शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने में गैर संजीदा क्यों हैं? कोरोना के इलाज में अब तक क्या पेशरफ्त हुई है? बहुत सारे सवालात हैं, आइए इनके जवाब जानने की कोशिश करते हैं। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं डॉक्टर सईद इलाही, साबिक मुशीर सेहत को, प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम, वाइस चेयरपर्सन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप हमारे साथ हैं। हनीफ पताफी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, वो मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हैं। इसके अलावा सज्जाद काज़मी साहब हमारे सीनियर नुमाइंदे इस वक्त मौजूद हैं जो कि हेल्थ की बीच करते हैं और तमाम तर फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके साथ मौजूद है। सबसे पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर असद से बात कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, हमने गुज़िश्ता रोज ही प्रोग्राम टॉप स्टोरी कंडक्ट किया मुतादिद इलाकों में लाहौर की, और हमने देखा जुज़वी लॉकडाउन उस तरह से बिल्कुल भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है जिस तरह से हेल्थ एडवाइजरी जारी की जाती है या फिर जिस तरह से एक्सपर्ट एडवाइजरी जारी की जाती है। जो WHO आपको कह रहा है, आपकी अपनी रियासत आपको कह रही है। ऐसे में जो कोरोना फैलने का खदशा है, एक हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते आप बताइए कि कितना ज्यादा हो जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने दुरुस्त ऑब्जर्वेशन सामने लेके आई हैं कि इस वक्त शहरी अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं। ये लॉकडाउन के नरमी का मकसद ये था कि लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ लेने के लिए घर चले जाएं, घर से बाहर निकलें और चीज़ लेके वापस आ जाएं। उन्होंने इसके मफहूम को नहीं समझा और वो पूरी फैमिली के साथ एक एक गाड़ी में 4-4, 5-5 लोग, एक मोटरसाइकिल पर 2 से ज़्यादा लोग बैठ के दुकानों पर जा रहे हैं, स्टोर्स पर जा रहे हैं। इस वक्त जितने मजहब दुनिया बाहर के लोग, स्टोर वहाँ भी खुले हैं, लेकिन वहाँ पर एक वक्त में 10 लोगों को स्टोर में जाने की इजाज़त है, बाकी लोग बाहर खड़े रहते हैं। जब 10 लोग अंदर से ग्रोसरी करके बाहर आते हैं तो अगले 10 को जाने देते हैं। आप किसी भी दुकान पर चले जाएं, किसी ग्रोसरी शॉप में जहाँ चले जाएं, आपको वहाँ पर लोग ऐसे नजर आएंगे जैसे कल ईद है और वो ईद की शॉपिंग करने के जाते हैं। लोग अपने साथ खुद ज्यादती कर रहे हैं और मुझे डर है खुदा न खास्ता इसमें कोई बहुत हमें मुसीबत का सामना ना करना पड़ जाए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब खदशा क्या होता है? ये आप कह रहे हैं मुसीबत का सामना, आपने एक अलार्मिंग बात की है, हो क्या सकता है? व्हाट इज पॉसिबल? देखें, अब अगर बहुत सारे लोग एक ही ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद हैं और खुदा न खास्ता उसमें एक भी कैरियर मौजूद है, उसने तो एक चीज को हाथ लगाया और उसके बाद अगले 10 लोगों ने उन चीजों को हाथ लगाया, तो वो आप समझें कि ट्रांसमिशन आपने कर दी। वो लोग अपने अपने घरों में गए, उन्होंने अपने घरों में ट्रांसमिशन की, उन्होंने अपने मिलने वालों से को ट्रांसमिट किया। तो ये ऐसे ओरिजिनल स्प्रेड हो जाएगा कि जिसको हम पूरी कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन लोग अपनी बेहतियाती की वजह से उसको इस सतह तक पहुंचा देंगे कि शायद खुदा न खास्ता हमारे बस से बाहर न निकले। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर साहब ने, डॉक्टर सईद, वो एलिमेंट बताया है जो एक हेल्थ एक्सपर्ट बता सकता है, लेकिन आप क्योंकि साबिक मुशीर सेहत रहे हैं, अब कोरोना तो फैल जाएगा, अल्लाह ना करे, इस तरह से लॉकडाउन या जुज़वी लॉकडाउन के ऊपर अगर अवाम इम्प्लीमेंट नहीं करेगी और उसको उतनी संजीदगी से नहीं लेगी, तो आप ये बताइए कि सिर्फ अवाम का ही कसूर है या फिर इम्प्लीमेंट करवाने वाले का भी कसूर है? देखिए, प्रोफेसर साहब ने बड़ी टेक्निकली आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं कि लॉकडाउन कितना ज़रूरी है और पूरी दुनिया के ममालिक में किस तरह लॉकडाउन किया गया है। हमारे हमसाया मुल्क में किस तरह आप देख रही हैं कि जो पुलिस है वो बेहमाना तशद्दुद कर रही है लोगों पे जो बाहर निकल रहे हैं। तो इस वक्त लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, और लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है और यकसू नहीं है, इत्तफाक़ राय नहीं है। सूबे कुछ कह रहे हैं, मरकज कुछ कह रहा है, मरकजी वजारत सेहत कुछ और कह रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया जिस पे लोग एतराज कर रहे हैं
सुप्रीम कोर्ट ने 5 सवाल पूछे वजारत सेहत से, मुशीर सेहत से और पूरे महकमे से, जिसका वो जवाब ना दे सके। और आज भी सिंध में मुराद अली शाह कुछ और कह रहे हैं। पंजाब में कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब सारी मार्केटों का मुआयना कर रहे थे, खबर आई अखबार में कि जी वो प्रोटोकॉल छोड़ के गाड़ी में बैठ के बंद दुकानों का मुआयना कर रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि यार ये क्या ड्रामा हो रहा है। हर हुकूमत में ये होता है कि जी चीफ मिनिस्टर बगैर सिक्योरिटी के निकले हैं, गाड़ी खुद चला रहे हैं और बंद दुकानों का मुआयना कर रहे हैं, वहां पे वो कोरोना तलाश कर रहे हैं। अच्छा, तो ये ड्रामा बंद होना चाहिए अब। डॉक्टर साहब, क्योंकि प्रोग्राम टॉप स्टोरी की पूरी टीम गुज़िश्ता रोज हम ये कर रहे थे कि हम बाहर जाएं और देखें क्या सूरत हाल है, हमें नाकों पे पुलिस मौजूद नजर नहीं आई। अब ये आवाम का कसूर नहीं है, आवाम ने तो इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है, ये रियासत ने अपनी रिट कायम करनी है, ये उसने करनी कैसे है, ये तायुन, इस बात का तायुन रियासत ने खुद करना है। आप ये बता सकते हैं कि इतनी ढील क्यों दी गई, डेलिब्रेटली दी गई, इससे कोई खतरा तो नहीं है? देखिए, मैंने पहले कहा कि फैसले की बात है। अच्छा, अगर हुकूमत ही इस फैसले पे नहीं आई, पंजाब में वो कह रहे हैं जी हमने लॉकडाउन करना पार्शल, ठीक है, सिंध में कहा जी हमने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक, तो जब तक फैसला हुकूमत नहीं करेगी, उसकी जो मशीनरी है, पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दीगर महकमे हैं, वो उसके मुताबिक उस पर अमल करेंगे। अगर हुकूमत चाहे कि हमने लॉकडाउन करना है और फैसला कर लें जो कि वक्त की जरूरत है, तो वो इम्प्लीमेंट करना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवा पा रही है हुकूमत, या फिर क्यों नहीं करवाना चाहती है, ये आपसे मैं जानती हूँ। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये मुझे बता दीजिए कि अभी इस्लामपुरा बाजार की फुटेजेस हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में यहाँ पर मौजूद थी, हमारे साथ, हमने अपने नाज़रीन के साथ भी शेयर की है। तो फेस्टिवल था, खवातीन कपड़े भी ले रही थी, जूतियां भी खरीद रही थी और सब्जियां भी खरीदी जा रही थी। अगर तो हम ये मान लें कि बहुत ही ज्यादा हमारी मजबूरी है, बाहर जाना है, सब्जी खरीदनी है, ग्रोसरी खरीदनी है, लेकिन ये कौन सी मजबूरी है कि हमने कपड़े भी खरीदने? ऐसे में जब हम इकट्ठे हो जाएं बाजार में, आप उन मरीजों की तादाद में क्या इजाफा देख रहे हैं जो कि बाजारों में इकट्ठे होने की वजह से कोरोना का शिकार होकर आपके हॉस्पिटल्स में दाखिल हो रहे हैं? देखिए, अभी तक जो हमारा जो रिकॉर्ड जो शो कर रहा है, लोकल ट्रांसमिशन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक नहीं आई। अच्छा, लॉकडाउन अभी तो चंद दिन पहले नरमी इख्तियार की है। ठीक है, आज किसी ने कोई डिजीज एक्वायर की है तो उसको 14 दिन बाद पता चलेगा, अभी फौरन 2 दिन बाद पता चलेगा। भी नहीं है लोकल ट्रांसमिशन इस वक्त 2 दिन में लोकल ट्रांसमिशन नहीं होगी। आज किसी ने एक्वायर की है किसी कैरियर से, जी, तो उसको 14 दिन के बाद इंक्यूबेशन पीरियड है। अच्छा, उसके बाद उसमें अलामात जाहिर होंगे। सही, ये इस वक्त रोकना बहुत जरूरी है। इस स्टेज पर लोगों को बाहर निकलने से रोकना बहुत जरूरी है। लोगों को खुद समझना चाहिए कि ये लॉकडाउन सिर्फ जरूरत की चीज लेने के लिए, बाहर निकलने के लिए उसमें रिलैक्सेशन दी गई है, ये आम शॉपिंग के लिए नहीं दी गई। ठीक है, इसको समझेंगे तो लोकल ट्रांसमिशन रुकेगी, वरना लोकल ट्रांसमिशन बहुत बुरी तरह फैल जाएगी, हमारे बाद से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, हनीफ फताफी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुशीर सेहत हैं। हनीफ साहब ये हेल्थ एक्सपर्ट हैं और कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के ये वाइस चेयरमैन हैं, क्योंकि रियासत ने भी एक्सपर्ट से राय लेकर अपना आगे कानून बना के उसे इम्प्लीमेंट करवाना होता है। जब एक्सपर्ट ये कह रहा है कि लोकल ट्रांसमिशन बढ़ सकती है अगर लॉकडाउन में इतनी नरमी जितनी हमें सड़कों पर आजकल देखने को मिल रही है अगर कर दी गई, तो 14 दिन के बाद इसके कॉन्सिक्वेंसेस हुकूमत को भुगतने पड़ेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, गवर्नमेंट ने तो जो जरूरी चीजें हैं उनके लॉकडाउन में नरमी की थी। अगर मैं पूरे ओवरऑल पंजाब की बात करूं, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन किया था, उन्होंने अभी तामीराती सेक्टर को ओपन किया है, फार्मास्यूटिकल जो जरूरी चीजें उनको ओपन किया था। लेकिन लोग समझ नहीं रहे कि अभी तक अगर आपने इस वबा के काबू पाया है तो पंजाब गवर्नमेंट ने वो स्टेप्स जो टाइमली स्टेप्स लिए थे कि लॉकडाउन हमने टाइमली कर दिया था, उसकी वजह से जिस तरह भी फरमा रहे थे डॉक्टर साहब, इसकी लोकल ट्रांसमिशन उतनी नहीं हुई। लोकल ट्रांसमिशन हुई है कुछ, लेकिन उस लेवल पे नहीं हुई जिस तरह आप बाकी ममालिक में देख रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट ये कह रहे हैं 14 रोज बाद आपको ग्राफ ऊपर जाता दिखाई देगा अगर तो इसे कंट्रोल ना किया गया तो। जी बिल्कुल, इस पे डेली बेस पे मीटिंग हो रही है, तो हमने भी यही सजेस्ट किया है, वज़ीर आला साहब इसको पर्सनली देख रहे हैं, तो हमें इस लॉकडाउन में मजीद इंशाअल्लाह
आने वाले दिनों में आप देखेंगे इसमें मजीद हम सख्ती करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी नरमी की वजह से बल्कि इसमें मैं समझता हूँ आप मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल है। इस वबा को अगर हमने काबू पाना है तो जो एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं उन पे अमल करना बहुत जरूरी है। मैं पंजाब की बात करता चलूँ तो अभी तक हम 98,000 टेस्ट कर चुके हैं, जो समझो पूरे पाकिस्तान में पंजाब में सबसे ज्यादा इस वक्त। अच्छा हनीफ साहब आप निहायत काबिल एहतराम है और आप निहायत काबिल एहतराम है, लेकिन मुझे आपको ये एक पैगाम देना है अपने इस प्लेटफॉर्म से कि बार बार लॉकडाउन में एक्सटेंड आवाम को अजीब कशमकश में मुब्तला कर देगा। जो लॉकडाउन आप कर रहे हैं अगर उसी में सख्ती हो जाए तो आवाम का भला इसी में है कि आप जो 15 दिन का लॉकडाउन आपने किया उसी में बहुत ज्यादा सख्ती होनी चाहिए थी। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा, सजाद काज़मी साहब को मैं शामिल गुफ्तगू कर लेती हूँ। काज़मी साहब आप क्या देख रहे हैं सड़कों पर, गलियों में, और उसकी वजह से अस्पतालों में रश भी बढ़ रहा है और कोरोना पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं? जी मदीहा बहुत शुक्रिया। मसला ये है कि जब आपके पास 0.06% पेशेंट होंगे, 1.25 करोड़ की आबादी में 600 मरीज़ होगा और 250 घर जा चुका होगा, 350 मरीज़ की तादाद को मामूली समझा जाएगा, तो लोगों के जहनों में ये आता है कि जी ये तो कोरोना है ही नहीं, ये क्या है। अभी तक लोगों के जहनों में जो मतनाज़ा सवालात हैं जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि जी कोरोना एक साजिश है, कोरोना कुछ नहीं है, मुझे कोरोना नहीं होगा, ये नहीं होगा, मैं ही महफूज हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है। मसला ये कि जैसे आपने कहा कि ग्रॉसरी खरीदने के लिए, राशन खरीदने के लिए लोग स्टोरों पे जा रहे हैं, इसके SOP सिटी गवर्नमेंट जारी करती है। मौजूदा सूरत हाल में चाहिए कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इनकी तरफ से, जैसे कि असद असलम साहब बैठे हैं, एडवाइजरी ग्रुप अपनी सख्ती करे और हुकूमत को एक बाकायदा तौर पे एक लेटर लिखे, सिटी गवर्नमेंट हो या दूसरी होम सेक्रेटरी हो या चीफ सेक्रेटरी हो, उनको बाकायदा लिखा जाए कि आप जो दुकानें या कारोबार खुले हैं उन पे शॉपिंग का तरीका कार राइज करें, उस पे दायरा कार लगाएं, क्योंकि जो डिस्टेंस पैदा करें। जैसा कि असद साहब ने खुद लिखा है कि जैसे ईद का समा होता है, अगर देखें 10 से 5 अफराद अगर एक दम में जाएंगे, 20 अफराद जाएंगे, 30 जाएंगे, उसमें फर्क तो पड़ता है ना। तो इसी तरह लोगों को रोका जाए। दुकानदार चाहते हैं कि हमारे गाह खराब होंगे तो उस पर सख्ती की जाएगी, तो मैं समझो बेहतरी होगी। ठीक है हनीफ साहब, ये जो सजाद काज़मी साहब ने जिस बात की निशानदेही की है, एक मैंने कतार मैनेजमेंट सिस्टम भी देखा था जिले इंतजामिया का, लेकिन वो कागजों में देखा था, रिपोर्टिंग के दौरान नहीं देखा मैंने जब मैं बाहर गई। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। इस वक्त जो हमें सबसे वजीर आजम साहब भी बार बार फरमाते रहे हैं कि हमें इस वक्त कोरोना से ज्यादा जो हमें ज्यादा मसला है वो बेरोजगारी का मसला है। कोरोना से तो बाद में हम मरेंगे, लेकिन बेरोजगारी की वजह से। अच्छा ठीक है, आवाज का मसला है। सईद इलाही साहब आप इसका जवाब दीजिएगा। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि दुनिया पूरी में जो हुक्मरान हैं, सदर हैं, वजीर आजम हैं, वो जो कंसल्टेंट्स हैं, माहिरीन हैं, एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, एंटोमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, उनकी राय के ऊपर अमल करते हैं। जी बिल्कुल। और इस वक्त जैसे अभी प्रेस साहब ने बात की है, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि लाहौर में, पंजाब में, तमाम सूबों में जो ये लोग हैं जो अभी जिनकी प्रेजेंस नजर नहीं आ रही इन कमेटीज में, एंटोमोलॉजिस्ट की, एपिडेमोलॉजिस्ट की, जो ये काम करते हैं, नहीं नजर आ रही है, CDC के माहिरीन हैं, तो मेरी ये राय है कि ये जो हुकूमत है ये सिर्फ कंसल्टेंट्स की राय पे अमल करे, अपनी राय पेश ना करे। सही है। और ये जो मुख्तलिफ सियासी बयान जारी हो रहे हैं कि जी गरीब आदमी मर जाएगा, तो गरीब आदमी को खुराक मुहैया करना, खाना मुहैया करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये है कि कोरोना से पहले भी गरीब आदमी मर ही रहा था। गरीब आदमी को तो यहाँ पे बहाना ना बनाया जाए, SOPs दिए जाएं और सख्ती की जाए। और एक और बात है, यहाँ पे आप देखें हेपेटाइटिस से और TB से हजारों लोग मर रहे हैं, गरीब आदमी, इनको दवाई नहीं मिलती। तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत जहाँ पर लॉकडाउन सख्त करे, वहाँ पे लोगों को खुराक पहुँचाने के लिए जो आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है, ये पताफी साहब हमारे दोस्त हैं, MPA हैं, मेंबर हैं, हम इससे पहले मैं भी मेंबर रहा। तो जो हमारा सिस्टम है यूनियन काउंसिल का, वार्ड का, PP का, NA का, वहाँ पे हर शख्स को मालूम है कि कौन जरूरतमंद है। तो हुकूमत इस सिस्टम के जरिए उनकी जरूरियात पूरा कर सकती है। ठीक है पताफी साहब, आपका जवाब दीजिएगा। इस वक्त अपोजिशन बहुत गर्म है और अपोजिशन हम ये देख रहे हैं कि साबिक जो वजीर सेहत है वो खुद जाकर अस्पतालों में
जो पीपीईज हैं वो तकसीम कर रहे हैं। ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पंजाब से बाहर भी हुकूमत के खिलाफ शिकायत आ रही हैं कि हुकूमत पीपीईज देने में उनके पास सफिशिएंट नहीं है इतना ज्यादा पीपीईज। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे? काफी क्योस फैल रहा है। देखें, ये एक ऐसी वबा है जिसको पूरी दुनिया की जिसको कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो इसका मुकाबला अकेली गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इसमें हमें तमाम स्टेक होल्डर, अपोजिशन, उलमा और तमाम मकासद फिक्र के लोगों की सपोर्ट चाहिए। कौन आपके साथ नहीं है ये बताइएगा। भी गवर्नमेंट फराहम कर रही है। अमेरिका जैसे मुल्क में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में भी वो उस मिकदार में नहीं मुहैया कर, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त पीपीईज काफी हद तक हम मुहैया कर चुके हैं। हुकूमत का साथ कौन नहीं दे रहा? बात से मुत्तफिक हूँ, इत्तफाक करता हूँ कि इस लॉकडाउन में मजीद सख्ती इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है हनीफ साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि हुकूमत का साथ कौन नहीं दे रहा, लेकिन ब्रेक का वक्त हुआ है, ये जवाब मैं आपसे ब्रेक के बाद जानूंगी। और हनीफ साहब ने इस बात की तरफ भी इशारा दिया है कि लॉकडाउन मजीद तवील हो जाएगा, तो इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पर हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को हजम करने के लिए तैयार नहीं है। अगर अवाम की बात की जाए, अवाम लॉकडाउन पर या जुज़वी लॉकडाउन पर अमल करने के लिए तैयार नहीं है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो वो शिकायत ये कर रहे हैं कि हमें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं दिया जा रहा। हम ये बात करें कि डेली वेजेस या फिर टाइगर फोर्स जो है वो डेली वेजेस तक पहुंच चुकी है या नहीं पहुंच चुकी, उसमें भी काफ़ी हमें उभाम नजर आ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम सवाल खड़े कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि अवाम अब इस वक्त सड़कों पर है। सिर्फ स्कूल और कॉलेजेस का रश नहीं है बाहर, बाकी तमाम के तमाम लोग बाहर हैं। प्रोफेसर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे, जिस तरह से हमें सईद इलाही साहब ने कहा है कि एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जा रही, लेकिन आप तो खुद वाइस चेयरमैन है कोरोना एडवाइजरी ग्रुप के, तो आपकी जो राय है कितनी मैटर कर रही है इस वक्त हुकूमती हलकों में? देखिए, एक तो कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप है और उसके नीचे सब कमेटीज है। एक सब कमेटी है जो प्लाज्मा थेरेपी पर काम करती है, फिर एक ग्रुप हमने बनाया है जो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए। तो ये सब आगे सब कमेटीज बनी हुई है। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ कि हमने अभी परसों मुल्तान हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक टीम भेजी और उसमें बाकायदा एक इन्फेक्शन कंट्रोल के मेंबर बना के भेजा है। एक मेंबर जो हमारे मे हॉस्पिटल में काम करती हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट भेजे उनके साथ, अच्छा। मेडिकल स्पेशलिस्ट भेजे, तो कॉम्बिनेशन का एक बना के वो एक ग्रुप भेजा वहाँ पर। जी नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि एक ग्रुप बना के भेजा है। रिपोर्ट उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को दी है। अच्छा। रिपोर्ट हेल्थ डिपार्टमेंट अब कल जो एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में आएगी वो रिपोर्ट उसमें पेश की जाएगी। अच्छा। मैं ताफी आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो गालिबन उन्होंने बात की थी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की, तो देखिए लाहौर में 3 हॉस्पिटल हैं जो कोरोना को डील कर रहे हैं। मे हॉस्पिटल में 400 बेड्स हैं, 1050 बेड्स हैं कोरोना एक्सपो सेंटर में, और तकरीबन 200 बेड इस वक्त PKLI में है। और जहाँ पर इस मरीजों की तादाद 500 के करीब है, सस्पेक्टेड भी और 2 भी। हमें बाकायदगी के साथ पूरा का पूरा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहुंचाया जाता है। अच्छा। मेरे पास इस वक्त भी स्टोर में इन 3 सेंटर्स के लिए 3000 से ज्यादा किट्स मौजूद हैं। ठीक है। जो अच्छा, अगले तीन जगहों पे पहुंचाया जाता है। जी बिल्कुल। और अगर कोई डॉक्टर भी क्लेम कर दे कि वो उस डॉक्टर ने, नर्स ने, पैरामेडिकल स्टाफ ने, इवन के जेनिटोरियल स्टाफ ने भी कोरोना पॉजिटिव या कोरोना सस्पेक्ट पेशेंट को इन किट्स के बगैर देखा है, तो मैं पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। ठीक है, यानी कि वो कहेगा। हाँ जी, अगर वो कहेगा शर्ती है। ठीक है। कितनी मिकदार में हमारे पास स्टोर में पड़ी है अगले 10 दिन के लिए, और अगर हमें इंश्योर किया गया है कि जब आपके पास 3 दिन का स्टॉक रह जाएगा तो आप अगले 10 दिन के लिए हमसे मजीद स्टॉक ले लें। ठीक है। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि डोनेशन भी बहुत ज्यादा इस वक्त अस्पतालों को आ रही है, PPEs जिसमें शामिल हैं,
تو آپ ان کا معائنہ کرتے ہیں اور ایکسیپٹ صرف وہی کرتے ہیں جو کہ آپ کے ایس او پیز پر پورا اترتا ہے اس کا فیبرک. تو وہ آپ کے ایس او پیز کا فیبرک کے حوالے سے کیا ہے یہ آپ سے جانوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر سعید صاحب، ابھی پروفیسر صاحب نے بات کی ہے ملتان کی. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا یہ ہب ہے اور ان کا یہ علاقہ ہے. تو آپ بھی ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بھی شکایات موصول ہو رہی ہیں اور نہ کافی سہولیات کے حوالے سے. دیکھیں پروفیسر صاحب ایک بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہیں اور ہیڈ کر رہے ہیں کنگ ایڈورڈ میں. دیکھیں جو پروفیسر صاحب کی ڈیوٹی ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ پالیسی بنانا، وسائل مہیا کرنا حکومت کا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان کے نامور پروفیسر ہیں. جی جی دیکھیں جو یہ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کٹس ہیں دے رہے ہیں. دیکھیں جو کورونا پیشنٹ ہے اس کے چہرے پہ لکھا ہوا کہ میں کورونا پیشنٹ ہوں. جب وہ اسپتال میں انٹر ہوتا ہے گیٹ سے تو باہر گارڈ سے لے کر جینیٹوریل اسٹاف سے لے کر پیرامیڈیکل نرس سب سے ہوتا ہوا ڈاکٹر کے پاس پہنچتا ہے. اس لیے ضروری یہ ہے کہ ان دنوں میں جو او پی ڈیز انہوں نے تھوڑی بہت کھولی ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹرز کی رائے تھی کہ یہ بند رہنی چاہیے، لیکن اگر کھول دی گئی ہیں تو وہ 5-10 بندوں کو اگر ڈریس دے دیا جائے تو وہ چانس کم ہو جائے گا انفیکشن کا. یہ میں ان سے اگری کرتا ہوں کہ انہوں نے جو 2-3 ایکسپو سینٹر اور میو ہاسپٹل میں انہوں نے بہت اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے. جو کرونا وارڈز ہیں ان میں ان کی بڑی اچھی سروسز ہیں، بڑے اچھے رزلٹ آئے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا سوال یہ ہے کہ کیا گیٹ سے لے کر کنسلٹنٹ تک ان کو سیف کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے حنیف صاحب، یہ جو ملتان کی ہم بات کریں، آپ کا خود کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، کیا صورتحال ہے وہاں پر آپ کے حوالے سے اور کیا شکایات کیا آپ کو بھی موصول ہو رہی ہیں وہاں سے؟ جی جنوبی پنجاب ڈیرہ غازی شاہ میں سب سے پہلا کوارنٹین سینٹر بن رہا تھا جہاں پہ 829 زائرین ہے اور اس وقت وہاں پہ صرف 34 جو پیشنٹ ہے پیچھے رہ گیا. ان کا ایک ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے، سیکنڈ ٹیسٹ بھی انشاءاللہ نیگیٹو ہو جائے. کل یا پرسوں تک وہاں پہ انشاءاللہ 0 ہو جائیں گے. اسی طرح ملتان کی صورتحال بھی یہی ہے اور کچھ ملتان کے جو ڈاکٹر 22 ڈاکٹر تھے جن کے ٹیسٹ پازیٹیو آئے تھے الحمدللہ ان کا بھی اب ٹیسٹ نیگیٹو آ چکا ہے. کوشش کر رہے ہیں جنوبی پنجاب میں جس طرح لاہور، پنڈی، گجرانوالہ جہاں پہ کرونا کا یہاں پہ سب سے زیادہ یہاں پہ کیس ہے، وہاں جنوبی پنجاب میں صرف زائرین کے کیس ہے، لوکل کیس وہاں پہ بہت کم ہے. لیکن پھر بھی ہم وہاں پہ PPEs بھی فراہم کر رہے ہیں. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم 100% پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن ایمرجنسی میں جتنے ڈاکٹر ہیں، جو ایسولیشن وارڈ میں جتنے ڈاکٹر ہیں ان کو PPEs فراہم کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. پروفیسر صاحب آپ سے ایز اے ہیلتھ ایکسپرٹ بہت ہی اہم سوال جو کہ اس وقت لوگوں کے جاننے کے لیے بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھنا شروع کر دیا کیا تم نے کورونا کا مریض دیکھا، جب ان کو دور دور تک اس سوال کا جواب نہیں میں ملتا ہے کہ میں نے تو کورونا کا مریض ابھی تک دیکھا ہی نہیں. تو یہ اس سچویشن کو اور اس وائرس کو لوگوں نے غیر سنجیدہ لینا شروع کر دیا ہے. یعنی کہ ہماری فیملی، ایکسٹینڈڈ فیملی اور آگے سے بھی ایکسٹینڈڈ فیملی میں کسی کو کورونا نہیں ہوا تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں. جی بالکل. دیکھیں ایک ٹرم ہے کیریئر. کیریئر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جراثیم موجود ہوتا ہے اور کئی دفعہ کئی ایسے میں ٹائیفائڈ کا جراثیم ہے کئی سالوں سال رہتا ہے تو وہ کیریئر ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی مریض ایسا بھی ہوگا جو کورونا کا کیریئر ہوگا لیکن دیکھنے والوں کو نہیں پتا کہ وہ مریض ہے. وہ جب ان کے میل ملاپ کرے گا اس ایریا میں کھانسی کرے گا، چھینک مارے گا، کسی چیز کو ہاتھ لگا دے گا اور اس چیز کو اس کے ملنے والا بھی ہاتھ لگا دے گا تو وہ فوراً ٹرانسمٹ ہو جائے گی. اچھا یہ کانسیپٹ ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا، اسی لیے لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں بالکل سمٹم لیس ہوں کو میرے میں کرونا ہے یا نہیں. اس وبا کے دوران آپ نے کتنے کورونا کے پیشنٹ دیکھ لیے ابھی تک؟ میں تھوڑی سی اگر زیادہ دیر میں بات پوری کر لوں. اس وبا کے دوران آپ یہی سمجھیں کہ ہر ملنے والا کورونا کا مریض ہے. اچھا، تبھی آپ اس مرض کو پھیلنے سے بچا سکتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا نا اس میں جو شخص یہ سوال کر رہا ہے نا اسے چاہیے کہ وہ اسپتال چلا جائے یا ایکسپو سینٹر پہنچ جائے اور اس کی ڈیوٹی لگا دی جائے ان مریضوں کے ساتھ. اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ کورونا کا پیشنٹ کیا ہوتا ہے اور کورونا ہے یا نہیں. رسپانسیبل آنسر ڈاکٹر صاحب. ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے. ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کی ذمہ داری کیا تھی اور کیا عوام اپنی ذمہ داریاں نبھانے سے قاصر ہے. بریک کے بعد مزید جانیے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک
नाज़रीन, अब हम जब सड़कों पर निकलते हैं और आवाम से इंटरव्यू लेते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कोरोना के हवाले से, तो सीधे साधे लाहौरी ये कहते हैं कि हमें कोरोना का कोई मरीज नजर नहीं आया है, न ही हमारे खानदान या दूर पार के किसी रिश्तेदार को कोरोना हुआ है, तो ये हुकूमती साजिश है या फिर ये किसी मुल्क की साजिश है, कोरोना तो सिरे से है ही नहीं। तो इसके ऊपर जरा हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब दोबारा से आपकी जानिब में आऊंगी। ये बताइएगा कि एक्सपो सेंटर में जो इस वक्त कोरोना के मरीज हैं उनकी हालत कैसी है और आप उनको डील कैसे कर रहे हैं? सबसे बड़ी तादाद वहां पर पाए जाने वाला लोगों की किस तबके से है? जी, इस वक्त कोरोना एक्सपो सेंटर में 240 मरीज दाखिल हैं और उसमें जो मेजॉरिटी है वो हमारे तबलीगी भाइयों की है और ज़ायरीन की है, और अल्लाह का शुक्र है कि उनमें 99.9% बिल्कुल सेहतमंद हैं। ठीक है, उनको कोई साइन सिम्टम भी नहीं है। ठीक है, और तो सिर्फ वो कोरोना पॉजिटिव होने की, हमें कुछ नहीं हुआ, आपने हमें यहाँ क्यों रखा हाँ हुआ जी, है? और वो बड़ा मसला नहीं वो होता? हमारे साथ शिकायत करते हैं अच्छा। कि आपने यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, हम बिल्कुल दुरुस्त हैं, और शायद ये भी शक करते हैं कि हमारे जो पॉजिटिव रिजल्ट हैं वो भी दुरुस्त नहीं है, हम बिल्कुल सेहतमंद हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना का कैरियर जो है वो बिल्कुल सेहतमंद ही लगता है, लेकिन वो पॉजिटिव होता है। इसलिए लोगों को मेल मिलाप से अभी इस वक्त बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करना चाहिए। एक वाहिद जरिया है आप इस डिजीज को, इस वबा को स्प्रेड करने से रोक सकते हैं। सही सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब आप ये बताइएगा कि किस तरह से आप समझाएंगे, अपोजिशन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक किरदार है कि वो आवाम को समझाने की कोशिश करे, बजाय ये कि इस तरह के पैंडेमिक में हम अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान मुकाबलेबाजी करें। इस वक्त लाहौर आपको देख रहा है, ये बताइएगा कि लाहौरियों को समझाना कैसे, ये कोई साजिश नहीं है, पैंडेमिक है, ये वबा है। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अपोजिशन जो है वो भी हुकूमत की तरह सोई हुई है और अपना मुस्बत किरदार अदा नहीं कर रही। सही। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो खौफ है, दूसरा नीयत, कि वो लोग जो अपोजिशन में हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत को ब्लेम गेम करें, और हुकूमत वैसे नाहली का मुजाहरा कर रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये मौका है, जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि जो आपका लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसके मुताबिक अपोजिशन की पार्टीज, हुकूमत की पार्टीज अपने इख्तलाफात भूल कर, अपनी पार्टी भूल कर सिर्फ पाकिस्तानी बन जाए और पाकिस्तानियों की खिदमत के लिए, राशन के लिए, एहतियात के लिए, और वो तमाम तजावीज़ जो प्रोफेसर साहब ने बताई हैं, डिस्टेंस की और खांसी की, हाथ धोने की, वो तमाम चीजें जो दिन रात मीडिया बता रहा है, अब तो बच्चों को असबर हो गई हैं, गांव के लोगों को असबर हो गई हैं, उस पे अमल दरामद करवाएं। और एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, प्रोफेसर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, जब कहीं पे, जैसे उन्होंने बताया कि हमारे पास तबलीगी भाई वहाँ मौजूद हैं, तो हमेशा तबलीगी भाइयों को समझाने के लिए तबलीगी भाई ही काम आएंगे, वो आपकी या इनकी बात नहीं मानेंगे। तो हमारे पास दो बड़े नामवर डॉक्टर मौजूद हैं, जिनमें डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल साहब हैं, वाइस चांसलर हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के, साबका MS डॉक्टर फयाज रांझा साहब हैं। तो ये दो हजरात लाहौर में मौजूद हैं, इनकी खिदमात से इस्तेफादा किया जा सकता है। ठीक है, इस बात का जवाब आप दीजिए सजाद काज़मी साहब, के लोगों तक पहुंचाना किस तरह से इस पैगाम को कि कोरोना डू एग्जिस्ट। देखिए मदीहा, अब हुकूमत की ये पॉलिसी है, मीडिया की भी ये पॉलिसी है कि पैनिक क्रिएट ना किया जाए। अब पैनिक तो यही होता है कि हम मरते हुए पेशेंट को दिखाया जाए, उनको तड़पते हुए दिखाया जाए, बार बार ये न्यूज़ चलाई जाए कि ये मरीज इस तरह मरा है, इस तरह इसका सांस रुका है, ये हुआ है। सही। लोग शायद इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि उनको ये सारी चीज़ें, मंजर जो है वो सामने देखें तो फिर उनको यकीन आए। इस तरह लोग, यही जैसे आपने पहले बताया कि कोई कहता है कि मेरा कोई रिश्तेदार, किसी का जब कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार इसमें शामिल होता है, उसको जब पॉजिटिव होता है तो फिर उनको एहसास होता है, फिर उनको चोट लगे तन को तो एहसास हो दर्द का। जब तक किसी को करीब से झंझोड़ा ना जाए तो उसको अंदाजा नहीं होता। पूरी दुनिया के अंदर ये आलमी वबा है, और पूरी दुनिया के अंदर देखिए, आज फिर अमेरिका के अंदर 1500 लोग हलाक हो गए हैं, मर गए हैं, जहाँ भाग हो गए हैं। तो ये क्या है? आप क्या समझ रहे हैं कि ये अमेरिका, चीन या इटली या ये क्यों ड्रामा कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर उन्होंने ये ड्रामा करने के लिए अपने करैक्टर छोड़े हुए हैं? नहीं, ये अपोजिशन भी समझती है। डॉक्टर सईद लाई अपोजिशन में है, ये भी हमारे पास बैठे हैं, मियां शहबाज शरीफ साहब हैं, और भी अपोजिशन है, पीपल्स पार्टी है, बिलावल भुट्टो। अगर ऐसा कोई होता, देखें जो ये बात कर रहा है उसका तल्लक किसी सियासी पार्टी या मजहबी से जरूर है। ना तो सिराजुल हक से इनकार कर रहे हैं, ना बिलावल भुट्टो कर रहा है,
نہ شہباز شریف کر رہا ہے. اور کون سی ایسی جماعت ہے, مذہبی جماعتیں بھی ساری مان رہی ہے, جمعہ کے خطبات میں آپ نے دیکھ لیا, اور سارے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور جو لوگ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ان کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ ان کو چاہیے کہ وہ واضح کریں کہ ان کا کون سا پیر ہے, کون سے خدا کو مانتے ہیں, کون سی کتاب کو مانتے ہیں, کون سے لیڈر کو مانتے ہیں, کون سے ایسے ڈاکٹر یا بندے کو مانتے ہیں جس کی وہ بات مان لیں اور ان کو پتہ لگ جائے کہ کرونا ایک خطرناک مرض ہے, سنجیدگی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, ذرا اب پروگرام کے آخری حصے کی طرف ہیں ہم. یہ بتا دیجئے کہ جو کورونا ہے اس کا علاج پوری دنیا میں کہاں تک پہنچا ہے, ویکسینیشن بنانے کا سلسلہ کس نے کہاں تک مکمل کیا ہے؟ دیکھیں کورونا کی جو جہاں تک علاج کا تعلق ہے, ویکسینیشن راتوں رات یا کچھ ہفتوں میں نہیں بنے گی. اب پرانی بیماریاں لے لیں, ان میں کئی سال لگے ایک ویکسین بناتے. تو ویکسینیشن پر کام ہو رہا ہے, ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کس دن وہ مارکیٹ میں آئے گی. باقی ایک کامیاب نہیں ہوا کوئی بھی ملک, ابھی مارکیٹ بھی نہیں ہوئی. پلازما تھیراپی پر بڑی سنجیدگی سے کام ہو رہا ہے. پلازما کے پیشنٹ کو بھی رجسٹر کیا جا رہا ہے, اور اس کا ہمارے جو پنجاب میں کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی نے بھی, اور آپ نے سندھ میں بھی دیکھا, ہم اس کے لیے ہم نے ایک سینٹر بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ ہم PKLI میں سینٹروں کو بنائیں گے, لاہور کے سارے ایکسپرٹس کو گروپ بنائیں گے اور سینٹر ایک بنائیں گے, وہاں پر پلازما تھیراپی ہوگا. ایک تیسرا جو امیونوگلوبولن پر ہے اس پر بھی کام ہو رہا ہے, وہ بھی ابھی اس حد تک مارکیٹ نہیں ہوئی کہ ہم ان پیشنٹ پر استعمال کر سکیں. یہ بتائیں کہ آپ نے پیتھولوجی میں ریپڈ کٹ دی ہے, اس کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ تو کل آپ بتاتے رک گئے تھے, ذرا ہمیں وضاحت کر دیں. دیکھیں ابھی بہت ہی 15 کے قریب ہمیں کٹس ملی تھی, ابھی ہم نے ان کا ٹیسٹ کیا, ابھی اس کے مطابق انہوں نے زیادہ ریموٹ پاس ڈیزیز بتائی ہے, موجودہ جو کرنٹ ڈیزیز کو اس نے ابھی ڈائیگنوز نہیں کیا. کیا یہ وہ کٹس ہے جو جینز کے ذریعے کرونا بتاتی ہیں, یا کوئی بھی وائرس ہو تو وہ پازیٹیو آ جاتی ہے؟ جس طرح ہم ہیپیٹائٹس سی کی ریپڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, ہیپیٹائٹس بی کی ریپڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اس طرح کی کٹ ہے یہ. تو ابھی میرے حساب سے میں اس کی ریلائبلٹی پر کوئی کمنٹ نہیں. وہ تو بتاتی ہے کہ یہ ہیپیٹائٹس بی ہے, سی ہے, اس کا جینز اس کی نسل بتاتی ہے. تو کیا ریپڈ کٹ میں یہ سہولت آ گئی ہے کہ وہ کرونا کی نسل کے بارے میں جانچ پڑتال؟ ابھی تو صرف اس کا بتا سکتی ہے کہ کرونا وائرس کی انفیکشن ہے, وائرس تو عام فلو کا بھی اس میں پازیٹیو آ جائے گا. سارس اور مرس کی جو تھی کٹس وہ یوز کر رہے ہیں, وہ ان کے والدین تھے نا, کرونا کے والدین سارس اور مرس تھے, تو ان کی کٹس ہیں, اسی پہ ٹرائل کر رہے ہیں. ابھی اس لیے کوئی ریلائبل ہے یا نہیں, ابھی کوئی کمنٹ کرنا وقت سے بہت پہلے بڑی بات ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر سعید, آپ خود بھی ایک ڈاکٹر ہیں, اور ابھی کیونکہ پروفیسر صاحب نے کہا کہ ویکسین, پلازما اور پھر ہوموگلوبن ہے, ویکسین ابھی آئی نہیں ہے, پلازما ان پروسیس ہے, اور ہوموگلوبن کا بھی انہوں نے جس طرح سے بتایا کیا سٹیٹس ہے. آپ اور آپ کی جماعت اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ خود سفیروں سے اور جتنے چائنیز ڈاکٹرز ہیں ان سے براہ راست رابطے میں ہیں. آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو ابھی تک کتنی کامیابی ملی ہے, یا کامیابی کی پہلی سیڑھی بھی چڑھ پائے ہیں کسی بھی خوشخبری کو لانے کے لیے پاکستان میں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا تو شہباز شریف صاحب سے کوئی رابطہ نہیں ہے. صحیح. اور اگر وہ چائنیز سے کوئی رابطہ کر رہے ہیں تو یہ ویکسین جو ہے سیاست دانوں نے ایجاد نہیں کرنی. بالکل بالکل. نہ شہباز شریف صاحب کی پارٹی نے کرنی, نہ انہوں نے کرنی ہے. یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے لیے بلینز آف ڈالر چاہیے ہوتے ہیں, جو ہمارے ملک میں اویلیبل نہیں ہے, اور ہمارے ملک میں R&D بالکل زیرو ہے. صحیح. دنیا میں اگر کوئی اس کی ویکسین دریافت کرے گا تو چائنا کرے گا, امریکہ کرے گا. تھوڑی سی ڈاکٹر صحیح لائف کے ایک سیکنڈ ذرا میں بات کر لوں. دیکھیں ویکسین جو بننی ہے, جو اس کے لیے ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ چاہیے, جو اس کے ٹرائل چاہیے, جو اکوپمنٹ چاہیے, وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ہمیں اس کو مان لینا چاہیے. امریکنز نے اب آکسفورڈ میں ہو رہی ہے, اس میں 500 لوگوں کو انہوں نے والنٹیئر کیا ہوا ہے, جو کل بھی خبر آئی تھی کہ وہ بھی ایک ویکسین تیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس کا ٹائم انہوں نے 18 مہینے سے کم کر کے 3 مہینے کی ہے. تو 500 لوگوں پہ ٹرائل ہو رہا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ویکسین وہی بنائے گا جس کے پاس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سیل ہوں گے, سائنٹسٹ ہوں گے, ریسورسز ہوں گے, پیسہ ہوگا, وہی اس کی ویکسین بنائے گا. میں یہی وضاحت کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس یہ سہولت پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود ہے. پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ 8 ماہ کے اندر وہ کرونا کی ویکسین لے کے آئیں گے, آپ کو کر کے دکھائیں گے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکہ ہی لا سکتا اور پنجاب یونیورسٹی لا سکتی ہے. یہی تو ہماری غلط فہمی ہے کہ ہمارے پاس بہت ذہین لوگ ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک اسٹوڈنٹ آپ کا وینٹیلیٹر تیار کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف بڑھنے کی بجائے پھر امپورٹ ایکسپورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن R&D جیسے جو ادارے ہیں وہ نہیں ہیں, ان کے فنڈز نہیں ہیں. ایک مثال سن لیں, انٹرفرون ٹیکہ تھا انجیکشن کا, ہیپاٹائٹس سی کا, ڈاکٹر صاحب گوائیں صحیح صاحب,
कैम ने तैयार कर लिया, WHO ने पास कर लिया, लेकिन मल्टी नेशनल कंपनियों ने इस्लामाबाद से पास नहीं होने दिया। वो 70 रुपए का बन गया था, उस वक्त कीमत 1200 रुपए थी। जब कंपनियां हायल होंगी, अब कंपनी कोई बड़ी कंपनी कैसे चाहेगी कि पंजाब यूनिवर्सिटी वैक्सीन तैयार कर ले? मसला ये कि जब तक सियासतदान हुकूमतें ये चाहेंगी नहीं, तब तक कोई भी काम जो है वो बेहतर नहीं हो सकता। बड़ा इनसाइडर है। ये मसला है कि उनकी अगर हौसला अफजाई करनी चाहिए, उनको बजट भी देना चाहिए और उनके साथ मीटिंग्स करनी चाहिए। CMB जो इसकी बात कर रहे हैं ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो सेंटर है, जी जो कैम है, CMB उसे कहते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। उनके पास ये सलाहियत मौजूद है और वो काम कर सकते हैं, जैसे उन्होंने बताया अभी आपको। ठीक है, आप तो इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का दावा जो है वो सही है, ठीक है, लेकिन उसके लिए वसाइल मुहैया करें ताकि ये कर सकें। सही है। अब आखिर में प्रोफेसर साहब, नाज़रीन लाहौर आपको देख रहा है, ये बताइए कि उनको यकीन कैसे आए कि कोरोना एग्जिस्ट करता है, और आपकी आखिर में उनके लिए क्या एक मशवरा होगा, लाहौरियों के लिए नसीहत क्या होगी? देखिए जी, कोरोना पैंडेमिक एक हकीकत है, वो पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। वो उससे बचने का वाहिद तरीका अपने आप को घरों तक महदूद रखें, ठीक है, एहतियाती तदाबीर अपनाएं, बार बार अपने हाथ धोएं, खांसी और छींक आए तो उसके लिए एक खास तरीके से खीरें, सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करें, और खुदारा जो हुकूमत बार बार कह रही है कि लॉकडाउन का मफहूम समझें, लॉकडाउन में नरमी का मफहूम समझें। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी फैमिली एक चीज़ लेने के लिए बाजारों में जा रही है, मोटरसाइकिलों पर जा रही है, 5 लोग गाड़ी में जा रहे हैं, ये आप खुद वबा को फैलने का वजह बन रहे हैं। और आप हमारी इस गैर जिम्मेदारी की वजह से खुदा न खाता हमें कोई बहुत बड़ी मुसीबत का भी खुदा न खाता सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि स्पाइक जो है कब से कब तक ये ऊपर की जानिब जाएगी, और क्या ये स्पाइक नीचे आने का भी कोई हमें चांस नजर आ रहा है? देखें, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि बड़ा बड़ी स्ट्रेटजी के साथ हुकूमत ने सारे मैटर को कंट्रोल किया। ठीक है। अब जो फिक्र वाली चीज़ है, वो जो बाहर से फ्लाइट्स आ रही हैं, वो जो फ्लाइट्स आ रही हैं उनमें कितने लोग पॉजिटिव होते हैं जी, और वो उनको हम क्वारंटाइन, अभी तो एक फ्लाइट आई है सऊदी अरेबिया से, उसको हमने प्रॉपर क्वारंटाइन करके 200 के 250 बंदे से उसमें 35 लोग पॉजिटिव निकले, हमने उनको एक्सपो सेंटर में मेयो हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया। तब अब अगली 2 फ्लाइट आज रात को आ रही है। ये अब नेक्स्ट आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लोकल ट्रांसमिशन रुक सकती है अगर लोग अपने आप को एहतियाती तदाबीर को इस्तेमाल करें। तो अभी तक देखें 1.5% डेथ रेट है हमारा मोर्टेलिटी पाकिस्तान में। अल्लाह का शुक्र है कि वो वाला हाल नहीं देखा जो हमने डेवलप कंट्रीज में देखा है। ठीक है। उसकी वजह ये थी कि हमने लोगों को घरों तक महदूद किया, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब बंद की, लॉकडाउन किया, और उसका हम असर देख रहे हैं कि हमारा एक्यूट राइज नहीं आया। एक्यूट राइज 2 दफा आया है, जब हमारे तबलीगी भाई या ज़ायरीन आए, ठीक है, और अब थोड़ा सा एक्यूट राइज देगा जो पहली फ्लाइट आई है या अगली 2 फ्लाइट आएंगे, अल्लाह ना करे उनमें कोई पॉजिटिव हो। ठीक है। तो एहतियात ही हमें इस वबा से बचा सकती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि हुकूमत फ्लाइट्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा नजर रखे हुए है और वहाँ की पॉलिसी, क्या आप उससे मुतमईन हैं? आप देखें, फैसला करना हुकूमत का काम है, लेकिन मेरी राय यह है कि जिन लोगों को बाहर से वापस ला रहे हैं वो सारे मोस्ट ऑफ देम वो लोग पेइंग हैं, वो अपने इलाज का, रहने का, खाने का खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं। तो जिस तरह दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में हुआ है कि उन्हें कहीं बेयारो मददगार बुरी जगह पर छोड़ने के बजाय होटलों को क्वारंटाइन किया जाए, तो लाहौर में 3 स्टार होटल, 2 स्टार होटल सारे बंद पड़े हुए हैं, उनको अगर ले लिया जाए और कुछ खर्चा गवर्नमेंट दे दे, कुछ उनसे वसूल कर लिया जाए, तो वो बेहतर माहौल में क्वारंटाइन किए जा सकते हैं, जिससे उनका इत्मीनान भी हो जाएगा, वो वहां से भागेंगे भी नहीं और डरेंगे भी नहीं। ठीक है। ठीक है। इस वक्त डॉक्टर अताउर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन है टास्क फोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। डॉक्टर साहब, आपको भी हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। R&D की हम बात कर रहे थे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास ही कैपेसिटी है या फिर वो माइंड्स हैं हु कैन डेवलप द वैक्सीन। आप ये बताइएगा कि साइंस और टेक्नोलॉजी की नुमाइंदगी करते हुए, चेयरमैन टास्क फोर्स होते हुए, आप हमारे जो नाज़रीन है लाहौर के देखने वाले हैं उनको कुछ बताएंगे कि कहाँ तक कामयाबी अभी तक हासिल हो पाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे टास्क फोर्स ने 4 बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें एक तो था कि इसका स्ट्रक्चर मालूम करेंगे, इसकी साख्त क्या है, और ये जो है ये सॉल्व हो गया है। पता चला है कि इस वायरस में 9 जगह
तब्दीलियां आई हैं, 9 म्यूटेशंस हैं उस वायरस के मुकाबले में जो कि चाइना में पाया गया था। दूसरा, क्लिनिकल ट्रायल्स का एक बड़ा सिलसिला शुरू हुआ है और उसमें जो लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है, वहाँ डॉक्टर जावेद अकरम की निगरानी में ये कई हजार पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, कुछ एग्जिस्टिंग ड्रग्स के जिसमें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, एजिथ्रोमाइसिन है और कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं, और इसके भी रिजल्ट एक हफ्ते में इंशाल्लाह मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक दूसरी बड़ी इनिशिएटिव है। तीसरा जो बड़ा इनिशिएटिव है वो टेस्टिंग को बढ़ाना है। तो हमने लाहौर में पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अंदर ये टेस्टिंग कैपेबिलिटीज पैदा करी हैं, इक्विपमेंट वगैरह दिलवाई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की ग्रांट से, तो वहाँ भी अब टेस्टिंग शुरू हो गई है और इससे फायदा होगा पंजाब हुकूमत को काफी, और लाहौर में खास तौर पे जो लोग हैं उनको काफी फायदा होगा ये एडिशनल टेस्टिंग फैसिलिटीज है। और इसी तरह इंडस हॉस्पिटल कराची में मैंने कराची यूनिवर्सिटी के से कुछ इक्विपमेंट दिलवा के उनकी कैपेबिलिटी भी बढ़वाई है। और चौथा जो है वेंटिलेटर्स के ऊपर काफी तेजी से काम हो रहा है और इसमें वेंटिलेटर्स के डिजाइन कुछ मंजूर हो गए हैं, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट हो रही है और वो इंशाल्लाह जल्द जैसे ही ड्राफ्ट का अप्रूवल मिलता है तो मार्केट में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चार चीजें हैं जो आपने इनिशिएटिव के हवाले से बताया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा है कि ये 9 चेंजेस चाइना से पाकिस्तान आते आते इस वायरस ने अपने अंदर दिखाई हैं। अच्छा, इसके ऊपर ऑन अ लाइटर नोट जो कि लाहौरिया है या फिर पाकिस्तानी है, ऑन अ लाइटर नोट ये कहता है कि चाइना ने नंबर 2 वायरस भी भेजा है तो नंबर 2 भेजा है। तो ये जो 9 चेंजेस आप बता रहे हैं ये उस बात से रिलेट कर सकते हैं कि ये नंबर 2 वायरस है या फिर इसकी जो शिद्दत है वो कम है? असल में वायरसेस जो है ये नॉर्मली म्यूटेट करते रहते हैं, ये कोई हैरत अंगेज बात नहीं है। 30,000 तकरीबन इसमें मॉलिक्यूल्स, एक लड़ी है समझे, एक मॉलिक्यूल्स की लड़ी है जिसमें तकरीबन 30,000 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 9 जगह तब्दीलियां आई हैं और भी हर 2-3-4 हफ्ते में और भी तब्दीलियां आ सकती हैं। तो हमने एक बड़ा 100 जीनोम का प्रोजेक्ट शुरू किया है ताकि और जगहों पे मुख्तलिफ मुल्क के पेशेंट से हम वायरस आइसोलेट करें और उनका स्ट्रक्चर मालूम करें। लेकिन ये एक अनहोनी बात नहीं है और वैक्सीन डेवलपमेंट में भी एक खासा प्रॉब्लम पैदा होता है जब वायरस म्यूटेट कर रहा होता है। इसी वजह से इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए अभी तक कोई 100% वैक्सीन नहीं आई। अक्सर लोग सर्दियों से पहले इंजेक्शन वैक्सीन ले लेते हैं, लेकिन उसकी जो है शिद्दत सिर्फ कम हो जाती है, लेकिन फिर भी अटैक फिर भी हो सकता है इन्फ्लुएंजा का। तो बहुत से वायरसेस इस तरह जो है अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं, जो कि एक चैलेंज होता है। वैक्सीन डेवलपमेंट पाकिस्तान में काम हो रहा है, लेकिन अभी आप फिलहाल 1.5 साल तक दुनिया में वैक्सीन का आप एक्सपेक्ट ना करें। जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं उन्हीं से आपको हल मिलेगा, क्योंकि लार्ज स्केल प्रोडक्शन में एक खास प्रोसेस होती है, उसमें 1.5 साल आराम से लग सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये भी बता दीजिए कि आपने 9 चेंजेस की बात की है, तो पाकिस्तान में इसकी शिद्दत में किस कदर कमी या शिद्दत में किस कदर इजाफा है, और सबसे ज्यादा शिद्दत वाला वायरस अभी क्या चाइना में था या अमेरिका में है या इटली में था? ये अभी कहना कबल वक्त होगा कि इन चेंजेस से कि किस जगह पे चेंज से क्या असर पड़ता है वायरस के बिहेवियर पे, क्योंकि बिल्कुल नया वायरस है, सिर्फ 3-4 महीने हुए हैं इसको दरियाफ्त किए हुए, इसमें दुनिया भर में काम हो रहा है। लेकिन ये अभी नहीं कह सकते कि जो पाकिस्तान में वायरस है उसमें शिद्दत कम है या ज्यादा है, क्योंकि अभी कबल वक्त होगा। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ अमवात कम हो रही हैं, वो इस वजह से भी हो सकती है कि वायरस जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, या इस वजह से भी हो सकती है कि हमारे यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है लोगों में और इस वजह से हो रहा है, तो इसलिए वायरस के साथ मंसूब नहीं किया जा सकता, ये कबल वक्त होगा इस वक्त। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए कि जो आप ये कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन तैयार करने की भी पाकिस्तान में कोशिश की जा रही है, इसके लिए आपके पास फंड्स हैं या फिर आप हुकूमत की इमदाद के या हुकूमत की नजर करम के मुंतजिर हैं? डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कुछ वैक्सीन डेवलपमेंट के ऊपर काम हो रहा है और यकीनन फंड्स की जरूरत पड़ती है जैसे ही आपको कोई आप सीरियस रिसर्च करते हैं। और जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास काफी फंडिंग मौजूद है और उनके साथ मेरा बराबर इंटरेक्शन हो रहा है जनरल अफजल के साथ। तो जहां भी कहीं जरूरत पड़ेगी
इस वक्त, लेकिन नेशनल इमरजेंसी है इस वक्त, तो इसमें एक तो ड्रैप जो है वो भी बहुत तेजी से काम कर रहा है, और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ताकि जल्द से जल्द अप्रूवल दे, और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम हो रहा है। तो मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा हुकूमत पाकिस्तान को कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से और सही तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं, ये जो वबा पाकिस्तान में आ चुकी है। ठीक है डॉक्टर अता, बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। अब आखिर में सजाद काज़मी साहब ये बता दीजिए, ड्रैप का जिक्र करके हमें तो खुद भी मालूम है कितना संजीदा इदारा है ड्रैप। जी, मुझे अफसोस की बात हुई है कि हम अदारों की सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर ताउर रहमान साहब बहुत बड़े आदमी हैं। अब मुझे अफसोस ये हुआ है कि आपने बार बार उनसे सवाल किया है कि पंजाब यूनिवर्सिटी वैक्सीन तैयार कर रही है, लेकिन वो उस तरफ नहीं आ रहे। उसकी वजह ये है कि ये कैंप पहले साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर था, अब इसको नोटिफिकेशन करके पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर दे दिया गया है, वो सूबे के अंडर है। इसलिए डॉक्टर ताउर रहमान साहब बार बार यूएचएस की रिसर्च की बात कर रहे हैं। यूएचएस में कौन सी रिसर्च हो रही है वो सबको पता है। बार बार जो उनसे राब्ता है उसकी बात कर रहे हैं। जहाँ पे साइंसदान काम कर रहे हैं, वैक्सीन बन रही है, वहाँ पे डॉक्टर साहब ने कोई बात नहीं की। आलमी वबा में भी इस तरह के इदारों की जब सियासत की जाए तो फिर खून के आंसू रोए तो इंसान क्या करे। डॉक्टर साहब बताइएगा, इस सिचुएशन में हुकूमत को क्या करना चाहिए, कौन से इदारे को फंड जारी करने चाहिए ताकि इंसानियत की खिदमत की जा सके। सबसे पहले तो जैसे अभी काजू साहब ने बताया कि डॉक्टर साहब ने कहा कि तू मरा हाजी बगोए मन तुरा मुल्ला, वो हुकूमत की तारीफ कर रहे हैं, हुकूमत उनकी कर रही है, और हुकूमत साहब वो डॉक्टर साहब अपनी मर्जी के लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। एक पेज पे, जैसे कहते हैं एक पेज पे हों सब सारे इदारे, तो सब लोग एक पेज पे हों, तमाम सूबे। और उसके बाद जो एडवाइजरी कमेटी जिसका जिक्र हमारे प्रोफेसर असद साहब ने भी किया कि पंजाब के अलावा मरकजी लेवल के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ फिजिशियन सर्जन की जरूरत मौजूद है, बड़े नामवर हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं भाई, वहाँ पे पल्मोनोलॉजिस्ट चाहिए, वायरोलॉजिस्ट चाहिए, एपिडेमियोलॉजिस्ट चाहिए, स्टैटिशियंस चाहिए, मैथमेटिशियंस चाहिए। इस वक्त जो मैथमेटिशियंस हैं अमेरिका में वो ग्राफ बना रहे हैं सारे। तो मेरा ख्याल है कि नेशनल लेवल पे एक कमेटी बने जिसका रोजाना इजलास हो, जिसमें टेक्नोक्रेट्स बैठे और सारे सूबों की नुमाइंदगी हो, और वो अपनी गाइडलाइंस जारी करें जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वज़ीर आला मनो अन अमल करें। ये नहीं है कि सियासत से अपनी मर्जी के बंदे रखे, उनसे अपनी मर्जी की राय ली और फैसला जारी कर दिया, इससे कामयाबी नहीं होगी। मैं उम्मीद करती हूँ डॉक्टर साहब के ये वबा कुछ ना कुछ सिखा जाए, एक मुनज़्ज़म होना या मुत्तहिद होना भी सिखा जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। डॉक्टर सईद, प्रोफेसर असद और हनीफ पताफी साहब, सजाद काज़मी साहब, डॉक्टर अता, सबका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।